हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम जो चैप्टर कर रहे थे वो है हमारा चैप्टर 7, जिसमें हमने पिछली वीडियो में प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ा था। प्रोजेक्ट टाइगर का जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू मेंटेन्स एंड प्रिजर्व द टाइगर। और ये था हमारा, क्योंकि सतपुड़ा नेशनल पार्क के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क के बारे में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि सतपुड़ा नेशनल पार्क में टाइगर को प्रिजर्व किया जाता है और टाइगर के साथ साथ कुछ और जो एनिमल्स हैं जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं उन सब को यहाँ पर प्रिजर्व किया जाता है। तो वो जो हमारी स्पीसीज़ हैं वो हैं यहाँ पर लॉयन, एलिफेंट, वाइल्ड बेफेलो, बारहसिंगा एक्सेट्रा। और यहाँ पर आप डायग्राम भी देख सकते हैं इनके, ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ये टाइगर का डायग्राम है यहाँ पर। और जो एनिमल्स के नाम हैं वो हैं एलिफेंट, बेफेलो, वाइल्ड बेफेलो, लॉयंस एंड बारहसिंगा एक्सेट्रा, जिसमें हम सतपुड़ा नेशनल पार्क में इनको प्रिजर्व करते हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है एंडेंजर्ड एनिमल का, कि ये एंडेंजर्ड एनिमल या एंडेंजर्ड स्पीसीज़ होते क्या हैं। तो एंडेंजर्ड एनिमल या एंडेंजर्ड स्पीसीज़ वो सभी तरह के ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि दे आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। मीन्स वो एक्सटिंक्शन का ख़तरा फेस कर रहे हैं। मीन्स उनके जो नंबर हैं वो इतने कम हैं कि हो सकता है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएं। तो इन सभी ऑर्गेनिज्म को हम एंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। अगर हम एनिमल्स की जगह स्पीसीज़ वर्ड यूज़ कर लें तो यहाँ पर ये स्पीसीज़, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ की डेफिनेशन बन जाएगी। तो हम डेफिनेशन को मार्क कर लेते हैं। एंडेंजर्ड एनिमल्स की जो यहाँ पर डेफिनेशन है वो है एनिमल हुज नंबर आर डिमिनिशिंग टू ए लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज द एंडेंजर्ड एनिमल। अगर हम एनिमल की जगह स्पीसीज वर्ड यूज़ कर लेंगे तो ये एंडेंजर्ड स्पीसीज़ की डेफिनेशन बन जाएगी, जो आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स में भी है। कि यहाँ पर आप वाइल्ड बेफेलो का डायग्राम देख रहे हैं, ये भी एंडेंजर्ड एनिमल है जो कि सतपुड़ा नेशनल पार्क में प्रिजर्व किया जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वही नेशनल पार्क के बारे में ही है, कि जो नेशनल पार्क है वहाँ पर कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्रोहिबिटेड हैं। आपने पढ़ा कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हम अलाउड करते हैं, लेकिन जो नेशनल पार्क हैं उसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउ नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसका आंसर ये है कि जो नेशनल पार्क हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, एंडेंजर्ड एनिमल या एंडेंजर्ड स्पीसीज़ को ही प्रिजर्व करते हैं। अगर मान लो वहाँ पर जो ह्यूमन काम कर रहे हैं वो अपने जो काम है उसको ठीक से ना करें, या वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है किसी दूसरे लोगों को दे दें, या फिर वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वही जो एनिमल्स को नुकसान पहुँचा दें, इस कारण से वहाँ पर किसी भी तरह की एक्टिविटी को हम अलाउड नहीं करते। तो जो डिफरेंस आएगा नेशनल पार्क का और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, उसमें आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो अलाउड नहीं हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज ग्रेजिंग, पाउचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल और कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन कौन सी एक्टिविटी थी जो वहाँ पर अलाउड थी, वो थी हमारा ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, कलेक्शन ऑफ फायरवुड एंड मेडिसिनल प्लांट। ये ह्यूमन एक्टिविटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलाउड थी। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सटिंक्शन का ही। यहाँ पर देखो जो ये कह रही है कि आर ओनली बिग एनिमल्स फेस एक्सटिंक्शन। क्या बिग एनिमल्स ही एक्सटिंक्शन को फेस कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जबकि माधव जी बताते हैं कि जो स्मॉल एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्शन को ज़्यादा फेस करते हैं। क्यों करते हैं? उसका एक कारण ये भी है कि जो स्मॉल एनिमल्स हैं वो अपनी प्रोटेक्शन जल्दी से नहीं कर सकते, प्लस हमें ये लगता है कि उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, और विदाउट इम्पोर्टेंस हम ये सोचते हैं कि ये हमें नुकसान पहुंचाएंगे और हम उनको रूथलेसली किल कर देते हैं। इससे भी वो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सटिंक्शन का खतरा है वो फेस कर रहे हैं। तो हम ये इम्पोर्टेंस क्या है स्मॉल ऑर्गेनिज्म की, वो हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। ये देखिए,
वी किल स्नेक्स, फ्रॉग, lizards, bat, owls ruthlessly without realizing their importance in ecosystem. इकोसिस्टम हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी इकोसिस्टम की डेफिनेशन फिर से भी आएगी. By killing them, we are harming ourselves. They might be small in size, but their role in the ecosystem cannot be ignored. They form part of food chain, food webs. यहाँ तक आप इसकी ये इम्पोर्टेंस को मार्क कर सकते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है किसी भी ऑर्गेनिज्म की इकोसिस्टम में. आप ये जो फूड चेन और फूड वेब का जो बात आई है यहाँ पर मैं एक बार बता देती हूँ. वैसे आप ये 6th और 7th क्लास में पढ़ चुके हैं. फूड चेन क्या होती है? फूड चेन इज़ द सीरीज इन विच ऑर्गेनिज्म मीट अदर इज़ कॉल्ड अ फूड चेन. जिसमें हम एक एग्जांपल देते हैं. मान लो हर्बीवोरस है, वो क्या खाएगा? ग्रास खाएगा. तो ग्रास, एरोमार्क, हर्बीवोरस में आप किसी का भी एनिमल का नाम लिख सकते हैं, किसी इंसेक्ट का नाम लिख सकते हैं और उसके बाद एरोमार्क करके कार्निवोर किसी का भी नाम हो सकता है, बर्ड्स हो सकता है. अगर बड़े एनिमल्स हैं तो वहाँ पर हम लायन और टाइगर का नाम लिख सकते हैं. तो इस तरीके से जो चेन होती है उनको हम फूड चेन कहते हैं. इसके बाद फूड वेब आपके लिए नया वर्ड है. फूड वेब क्या होता है? फूड वेब एक ऐसी हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो फूड चेन है जब वो आपस में जुड़ जाती हैं तो उसको फूड वेब कहते हैं. कैसे जुड़ेंगी? जैसे मान लो रैट है, रैट एक से ज़्यादा फूड चेन में पार्टिसिपेट कर रहा है. इसी तरीके से ग्रास ऊपर है, वो एक फूड चेन से ज़्यादा फूड चेन में पार्टिसिपेट कर रही है. इसी तरीके से मान लो ईगल है, वो स्नेक है, कई सारी फूड चेन में इंक्लूड हो रहा है. तो इस तरह से बहुत सारी फूड चेन आपस में जब जुड़ जाती हैं तो वो फूड वेब बना लेती हैं. इसके बारे में डिटेल से आप 9th क्लास में पढ़ेंगे. उसके बाद हम इकोसिस्टम को रिपीट कर लेते हैं कि इकोसिस्टम क्या है. इकोसिस्टम वही है हमारा एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सेल्फ डिपेंडेंट सिस्टम है ये, जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें मिलकर काम करती हैं. मैं फिर से एक एग्जांपल दे देती हूँ कि कैसे. मान लो कोई गार्डन है, उस गार्डन में प्लांट्स उग रहे हैं. प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस की मदद से बहुत सारी नॉन लिविंग चीज़ें को यूज़ करके ग्रो करते हैं. जैसे सनलाइट है, सॉइल है, एयर है, वाटर है, ये सारी चीज़ें यूज़ करके प्लांट ग्रो करते हैं. अब प्लांट को कौन खाता है? हर्बीवोरस खाता है. हर्बीवोरस को कौन खाता है? कार्निवोरस खाते हैं. इस तरीके से जब ये सभी डेड हो जाते हैं, मीन्स कोई भी चीज़ जब वो लिविंग थिंग है तो वो डेड भी होती है. तो जो डेड होती है तो उनको हम ये कहते हैं कि वापस डिग्रेड होने में मदद करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो इस तरीके से आपने देखा कि लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग जैसे सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, ये सारी चीज़ें मिलकर एक सिस्टम बना रही हैं और इस सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं. यहाँ पर आप ये इकोसिस्टम की डेफिनेशन को मार्क भी कर सकती हैं. ये डेफिनेशन है यहाँ पर इकोसिस्टम की. एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया अलॉन्ग विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टाज एक्सेट्रा. यहाँ पर आप नॉन लिविंग थिंग्स के नाम भी लिख सकते हो, सॉइल, वाटर, सनलाइट एक्सेट्रा. चलो ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा रेड डाटा बुक. रेड डाटा बुक एक ऐसी बुक है जिसमें कि हम क्या करते हैं कि कोई भी एक ऐसी बुक है जिसमें रिकॉर्ड रखा जाता है किसका? एंडेंजर्ड एनिमल और प्लांट का. एंडेंजर्ड सभी स्पीसीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है और ये मेंटेन की जाती है नेशनली एंड इंटरनेशनली. मीन्स हर एक देश की अपनी एक अलग रेड डाटा बुक होगी और इंटरनेशनली में सारे वर्ल्ड में जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनका रिकॉर्ड होगा. तो हम मार्क कर लेते हैं रेड डाटा बुक की डेफिनेशन. रेड डाटा बुक is the source book which keeps a record of all the endangered animal and plants. Red data book is maintained internationally by organization. तो यहाँ पर ये रेड डाटा बुक की आप डेफिनेशन कर सकते हैं. एक एग्जाम्पल भी दिया है कि इंडिया में जो है वो अपनी एक रेड डाटा बुक है. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है माइग्रेशन. माइग्रेशन में हम क्या करते हैं? माइग्रेशन में क्या होता है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है वो मूव करता है. मीन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है. आपने 7th क्लास में पढ़ा भी था कि जो 7th क्लास में आपने माइग्रेटरी बर्ड्स का एग्जाम्पल पढ़ा था जिसमें साइबेरिया से साइबेरियन क्रेन हर साल इंडिया में सुल्तानपुर लेक और भरतपुर बर्ड सेंचुरी में आती हैं. तो वो क्यों आती हैं उसका रीज़न आपको यहाँ पर दिया गया है.
आपको पता है कि जो बर्ड्स हैं वो हम ये कहेंगे इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस में नहीं रह सकते, कोई भी जीव नहीं रह सकता, बर्ड्स क्या। लेकिन बर्ड्स के पास ऑप्शन है कि वो ज़्यादा लंबी डिस्टेंसेस को कवर कर सकते हैं, इसलिए कुछ बर्ड्स जो हैं वो हर साल माइग्रेट करते हैं। तो वैसे दूसरे एनिमल्स भी माइग्रेट करते हैं, लेकिन बर्ड्स ज़्यादा करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि क्या रीज़न है जिनके कारण बर्ड्स माइग्रेट करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस पैराग्राफ में रीज़न लिखा हुआ है। इस पैराग्राफ में रीज़न लिखा हुआ है कि किस कारण से बर्ड्स माइग्रेट करते हैं। हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर मार्क कर लेंगे। सबसे पहली कंडीशन होती है फूड की, दूसरी कंडीशन होती है क्लाइमेट चेंजेस की, और तीसरी कंडीशन होती है रिप्रोडक्शन की। यानी कि अगर इन तीनों में से कोई भी डिफ़िकल्टी किसी को आती है तो एनिमल माइग्रेट कर जाता है। तो हम मार्क कर लेते हैं ये। Migratory bird fly for away areas every year during a particular time because of climatic changes. They fly for laying eggs. As weather in their natural habitat becomes very cold and inhospitable. Means जो कंडीशंस हैं वहाँ पर उनके देश में इतनी कोल्ड हो जाती हैं कि वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते, तो उन कंडीशन से बचने के लिए और सर्वाइव करने के लिए वो अपनी जगह बदल लेते हैं। और ये जो बच गया है ये माइग्रेटरी बर्ड की डेफिनेशन है। माइग्रेटरी बर्ड कौन से होते हैं? बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है, यहाँ तक माइग्रेटरी बर्ड्स की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। अभी तक हम कर रहे थे कि भाई क्या है हमारे पास, हम फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो अचानक से ये रिसाइकलिंग ऑफ पेपर यहाँ कहाँ से आ गया कि हम रिसाइकलिंग ऑफ पेपर की बात क्यों कर रहे हैं। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे फॉरेस्ट से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर ये है क्योंकि आपको पता भी है कि जो हमारे पेपर हैं उनको बनाने में हमें फॉरेस्ट को कट करना पड़ता है। तो डिफॉरेस्टेशन के रीज़न में आप ये एक रीज़न भी ऐड कर सकते हैं कि वी कट द फॉरेस्ट फॉर मेकिंग पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस हैं इस पैराग्राफ में जो हमें जानकारी देंगे कि भाई कैसे पेपर हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, कैसे फॉरेस्ट हमारे लिए पेपर बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि जो पेपर है वो आखिर कितने पेड़ लगते हैं पेपर बनाने में। तो उसके लिए हमारा आंसर है कि 17 फुल ग्रोन ट्रीज़ लग जाते हैं 1 टन पेपर बनाने में। 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। एक तो ये इम्पॉर्टेंट लाइन है आपकी कि 1 टन पेपर बनाने में कितने पेड़ लगते हैं, तो आपका आंसर रहेगा 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। उसके बाद हमें जो करना है वो करना है कि हम जो है वो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर कैसे करें। तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक तो पेपर को सेव करना पड़ेगा, दूसरा आपको इसको रीयूज़ करना पड़ेगा और इसको आप रिसाइकिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट कहाँ पर हैं हम देख लेते हैं। हम करेंगे कैसे ये सारा, जैसे एक स्टूडेंट एक दिन में अगर एक पेपर भी बचा लेता है तो वो पूरे साल में कई सारे पेड़ बचा सकता है। पेपर को हम दोनों तरफ से लिख कर यूज़ कर सकते हैं और रिसाइकलिंग तो पेपर 5 से 7 बार हो जाता है, तो इस तरीके से हम पेपर को बचा सकते हैं। तो क्वेश्चन रहेगा हाउ कैन वी सेव द पेपर। तो उसके लिए आंसर हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारा पेपर से, पेपर कैन रिसाइकिल 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़, एक पॉइंट। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आ जाएगा यहाँ से वी शुड सेव, रीयूज़ एंड रिसाइकिल इट। ये 2 पॉइंट आ जाएंगे हमारे हाउ कैन वी सेव पेपर। अब क्वेश्चन आता है वाई वी शुड सेव पेपर, कि हमें पेपर क्यों बचाना चाहिए। तो उसके लिए हमारे लिए अलग पॉइंट होंगे, वो पॉइंट भी हम मार्क कर लेते हैं कि हमें पेपर क्यों बचाना चाहिए। सबसे पहली बात कि हमें फॉरेस्ट को कट करना पड़ता है, इसलिए हमें पेड़ों को ज़रूर बचाना चाहिए। तो एक पॉइंट तो यही ऐड कर लेंगे हम कि 17 फुल ग्रोन ट्रीज आर यूज्ड टू मेकिंग 1 टन पेपर। ठीक है, उसके बाद हमारा ये हो जाएगा कि हमारी जो एनर्जी है वो यूज़ होती है
उसको हम बचा सकते हैं। इसके अलावा जो वाटर पेपर बनाने में यूज़ होता है हम उसको बचा सकते हैं। साथ के साथ कुछ केमिकल्स जो हैं वो पेपर बनाने में यूज़ होते हैं, हम उनको भी कम कर सकते हैं। तो सारे पॉइंट को हम मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा हमारा 17 फुल ग्रोन ट्रीज़ वाला पॉइंट रिपीट हो जाएगा इस आंसर में। उसके बाद हमारा हो जाएगा इफ़ ईच स्टूडेंट सेव एट लीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन ए डे वी कैन सेव मैनी ट्रीज़ इन ए ईयर। दोनों जो हैं वो हमारे ट्रीज़ बचाने वाले पॉइंट हो गए, इसलिए हमें पेपर बचाना चाहिए। उसके बाद हमारा एनर्जी का पॉइंट आ जाएगा। वी नॉट ओनली सेव ट्रीज़ बट आल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। और लास्ट पॉइंट हो जाएगा द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल यूज्ड इन पेपर मेकिंग विल आल्सो बी रिड्यूस्ड। तो ये हो गया हमारा रिसाइकलिंग ऑफ पेपर के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो हम यहाँ पर बता चुके हैं। हमारा एक लास्ट टॉपिक और रहता है, उसको हम कर लेते हैं, वो है हमारा रिफॉरेस्टेशन। जैसे आप सब ने डिफॉरेस्टेशन पढ़ा था वैसे ही हमारा ये एक टॉपिक है रिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में आपने पढ़ा था कि वी कट द ट्रीज़ इन दिस प्रोसेस, और इसमें हम क्या करेंगे, वी ग्रो द ट्रीज़ इन डिफॉरेस्टेड एरियाज़, यानी कि जो फॉरेस्ट कट चुके हैं पहले से हम वहाँ पर और ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। और ज़्यादा पेड़ लगाएंगे हम, ज़्यादातर उसी स्पीसीज़ के लगाते हैं जो पेड़ वहाँ से कट चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रिजर्व करना है स्पीसीज़ को, हमें स्पीसीज़ को एंडेंजर्ड नहीं बनाना। तो ये 2 तरीके से होता है रिफॉरेस्टेशन, 2 तरीके से होता है, एक तो बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ और दूसरा होता है नेचुरली। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो वही है कि भाई जो डिफॉरेस्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पर हम नए जो ट्रीज़ हैं वो लगाएंगे। और दूसरा होता है नेचुरल रिफॉरेस्टेशन। उसमें क्या होता है कि हम जो डिफॉरेस्टेड एरियाज़ है उसको ऐसे ही अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं कई सालों तक। तो नेचुरल प्रोसेस से वहाँ पर नए पेड़ उग जाते हैं। क्यों उग जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर पहले से ह्यूमस है, सॉइल है, और एयर तो होती है, सनलाइट भी होती है, वाटर रेन के थ्रू आ जाता है। और जो बीज हैं वो वहाँ पर जो ट्रीज़ हैं उनके पहले से होते हैं, इसलिए नेचुरली रिफॉरेस्टेशन हो जाता है। तो हम दोनों प्रोसेस को यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। पहले है हमारा सिंपल रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। और नेचुरल रिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स वी हैव ऑलरेडी काज। ये डेफिनेशन नहीं है, ये यहाँ पर वैसे बताया है, इसको हम हटा देते हैं। मैं दोबारा बता रही हूँ यहाँ से, रिफॉरेस्टेशन कैन टेक्स प्लेस नेचुरली आल्सो इफ़ द डिफॉरेस्टेड एरियाज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इट रीएस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ। ये हो जाएगा हमारा नेचुरल रिफॉरेस्टेशन। हमारा लास्ट टॉपिक में और क्या रहता है वो और देख लेते हैं। ये है हमारा एक कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ये क्या है? इससे पहले हमें पूरा चैप्टर में इम्पोर्टेंस बताई जा रही है फॉरेस्टेशन की कि क्या इनसे हमें फ़ायदे हो रहे हैं, कैसे ये वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कैसे ये हमारा इकोसिस्टम मेंटेन करने में मदद करता है। तो इन सब को मेंटेन करने के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया गया है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जो प्रिजर्व करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं नेचुरल फॉरेस्ट की विद द हेल्प ऑफ द ट्राइबल पीपल्स। और इसके थ्रू हम एक और मदद करते हैं ट्राइबल पीपल्स की कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब फॉरेस्ट में रहकर फॉरेस्ट को कंजर्व भी करते हैं, साथ के साथ कि उनकी जो लाइफ है वो भी इजी हो जाती है। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट में उनको काम मिलता है, उनको वहाँ से बहुत सारी जो यूज़फुल थिंग्स हैं वो मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फायरवुड है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिसिनल प्लांट हैं, और दे कैन raise their animals in the forest and they also help the forest in conservation। तो यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ पर आप एम को मार्क कर सकते हैं। दिस एक्ट इज़ एम्ड एट प्रिजर्व एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ द पीपल लिविंग और नियर द फॉरेस्ट। तो आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। लास्ट के पैराग्राफ में कुछ नहीं बचा। ये यहाँ पर सिंपली बताया है कि क्योंकि बच्चे और प्रोफेसर अहमद विज़िट कर रहे थे फॉरेस्ट की और अब शाम हो गई है तो वो सब अपने अपने घर जा रहे हैं, खुश होकर जा रहे हैं। क्यों खुश होकर जा रहे हैं?
क्योंकि उन्होंने पूरा फॉरेस्ट को वहाँ पर विज़िट किया है। हम कह सकते हैं कि वहाँ पर पंचमई बायोस्फीयर रिजर्व के साथ साथ उन्होंने 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक नेशनल पार्क की भी विज़िट की है और बहुत सारी वाइल्ड एनिमल्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त की है। उम्मीद है आप सबको भी काफ़ी जानकारी मिली होगी इस चैप्टर से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।